चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। संडे डिस्कशन में हम क्या करते हैं, पिछले वीक में जो सारे क्वेश्चंस हमने लिखे हुए होते हैं उनको यहां पर हम देखते हैं कुछ बेहतर आंसर्स, और बेहतर आंसर्स के फॉर्मेट पर डिस्कशन किया जाता है ताकि वो फॉर्मेट देखकर जो आपको इवेल्युएशन में फीडबैक मिला हुआ है उसके बाद क्या आप और वैल्यू एड करके यहां पर डिस्कशन को देखकर थोड़ा और सुधार कर सकें। ठीक, तो पिछले संडे को डिस्कशन नहीं हो पाया था क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम था उस टाइम बहुत से बच्चों का, तो इसलिए डिस्कशन को क्या किया गया था, आगे के लिए रख दिया गया था। आज हम क्या करेंगे, पीछे के कुछ क्वेश्चन और आगे के मिक्स करके दोनों वीक के अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने के लिए वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिए। क्या आप स्थायी दर्जा दिए जाने से सहमत हैं? तो देखो यार, इस प्रश्न के क्या है, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका राजकोषीय संघवाद को लेकर के जो वित्त आयोग आपका संवैधानिक प्रावधान किया गया है इससे संबंधित इसकी भूमिका को बताना है, यानी कि इसका रोल क्या है आपका, किसको लेकर के, फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर के, यानी कि राजकोषीय संघवाद को लेकर के क्या वित्त आयोग को जो भूमिका दी गई थी, जो रोल दिया गया था निभाने के लिए, क्या वो निभा पाया है कि नहीं निभा पाया है। आकलन का मतलब ये होता है। दूसरा फिर पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट कहता है कि क्या इसको स्थायी दर्जा दिए जाने से सहमत हैं आप। देखो स्थायी दर्जा की जो डिबेट है ये हमेशा से होती रहती है। अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले की यह बात है जब आरबीआई गवर्नर ने क्या किया था, इस मुद्दे को और तूल दी थी। तो समझ लेते हैं, अगर इन फ्यूचर कभी डिबेट ये होती है तो आप अच्छे से इस पर उत्तर लिख पाओ। पहला जो पार्ट है उस पर पहले डिमांड देखो है कि जो वित्त आयोग की भूमिका है, तो वित्त आयोग की भूमिका से पहले आपको क्या करना है, पहले राजकोषीय संघवाद क्या होता है इसको समझा देना है। बेसिकली देखो राजकोषीय संघवाद की समझ होनी चाहिए। संघवाद आप जानते हो जहां पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत का समतापूर्ण या ढंग से अनुपालन किया जाए, ये होता है देखो संघीय स्ट्रक्चर। लेकिन वहीं जब राजकोषीय संघवाद की बात की जाएगी तो इसका मतलब है फिजिकल बात की जाएगी, यानी कि वित्तीय संसाधनों की बात की जाएगी। तो वित्तीय संसाधन जो होते हैं आपके राष्ट्र के पास, उन संसाधनों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुत ही लॉजिकल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है राजकोषीय संघवाद, और यह निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग आपको पता है, उदाहरण के तौर पर कोई कर राजस्व की बात होती है तो वित्त आयोग तय करता है कि भाई कितना पार्ट ये राज्य को मिलेगा, कितना पार्ट इसका केंद्र को मिलेगा। तो ये अवधारणा अगर समझ में आ गई, अवधारणा समझने के बाद अब देखते हैं कि वित्त आयोग की भूमिका क्या है। उससे पहले वित्त आयोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान बताते हुए आपको अपनी भूमिका में एक 25 से 30 शब्दों में इंट्रोडक्शन दे देना है। और देखो संवैधानिक प्रावधान को आप क्या करोगे, रेफरेंस दोगे तो आपका इंट्रोडक्शन भी स्ट्रांग होता है। या तो देखो एक तरीका हो सकता है आप वित्त आयोग के बारे में बता दो भाई इंट्रोडक्शन में। दूसरा एक तरीका देखो यहाँ इंट्रो बताने का है कि राजकोषीय संघवाद समझा दो एग्जामिनर को कि भाई राजकोषीय संघवाद क्या होता है। इसको बताते हुए फिर आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड पर हिट करना है। क्वेश्चन की डिमांड है वित्त आयोग की भूमिका, और देखो कैंडिडेट ने वही किया हुआ है। यहाँ भूमिका के बारे में बताया है कि इसकी भूमिका में पहला समझ में आता है कि राजकोषीय संघवाद को राजनीतिक संघवाद के रूप में स्थापित करना है। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र में यदि सरकार किसी और दल की है, राज्य में किसी और दल की सरकार है, तो वहां राज्य की सरकार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में देखो वित्त आयोग आपका कार्य करता है, और अभी तक देखो इतने वर्षों से कार्यकर्ता चला भी आ रहा है। दूसरा है अनुदान की सिफारिश करता है। अनुदान आप जानते हैं अनुच्छेद 275 और 282 हमारे संविधान में इस संदर्भ में बताता है कि क्या कर सकते हैं, हम ग्रांट इन एड भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है जो कर राजस्व में हिस्सेदारी है वो तो है ही, इसके अलावा यदि चाहे केंद्र सरकार तो अनुदान के रूप में और अतिरिक्त राशि भी दे सकती है। और यह कितनी राशि दी जाएगी, विवेकाधीन अनुदान को अगर छोड़ दिया जाए तो यह वित्त आयोग के द्वारा तय किया जाता है। क्लियर। फिर बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई आवंटन संबंधी कोई भी मामला अगर ले जाया जाता है तो वित्त आयोग उस पर क्या कर सकता है, अपनी सलाह दे सकता है। इसके बाद स्थानीय संस्थानों को भी धन आवंटन की बात करता है। यहां बात आती है, देखो जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है वहां पर नगरीय निकाय आपके आते हैं, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो बोले जब स्थानीय संस्थानों को जब भाई आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया है तो इन्हें वित्तीय राजस्व की आवश्यकता भी होगी। तो बोले जब राजस्व की आवश्यकता होगी तो इस संदर्भ में वित्त आयोग के द्वारा देखो सिफारिश की गई कि इनका क्या करना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए। बढ़ाओगे कैसे, यहाँ पर देखो स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास ये दायित्व होता है कि भाई जो नगर निकाय हैं इनके लिए धन का आवंटन या कर राजस्व में हिस्सेदारी तय की जाए। हालांकि विषयों का निर्धारण किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई कितने विषय आप कर राजस्व संबंधी या राजस्व संबंधी कितने विषय आप दे रहे हो इन स्थानीय निकायों को। तो इस संदर्भ में देखो हमारा जो वित्त आयोग है यह भी सिफारिश लगातार करता रहता है इनके संचित जो निधि है, समेकित निधि है, इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर
फिर देखो ये भूमिका हमने समझ ली। भूमिका समझने के बाद आपको बताना है कि भाई ये जो स्थायी दर्जा देने की मांग है, और भूमिका के संदर्भ में आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और क्रिटिसाइज जब करोगे ना तो आगे जो स्थायी दर्जे की मांग की जा रही है यहां से आप रिलेट भी कर पाओगे। देखो कैंडिडेट का यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो मिसिंग है। मिसिंग पैराग्राफ ये होता है जो कनेक्टिंग पैराग्राफ होता है, इसको आप ऐड किया करो। जैसे ये हमने बताया कि ये रोल था और इस रोल को देखो वित्त आयोग क्या कर रहा है, निभा रहा है। अब निभाने के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि लगातार जो राज्य सरकारें हैं ये देखो शिकायत करती रहती हैं कि वित्त आयोग के द्वारा जो ये प्रावधान किए जाते हैं ये पक्षपातपूर्ण तरीके से किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो केंद्र में सरकार होती है और राज्य में यदि उसी दल की सरकार होती है तो ये भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। यह पहली शिकायत देखो बहुत ज्यादा उठाई जाती है, वित्त आयोग पर सवाल भी उठाए जाते हैं। फिर एक बात लगातार की जाती है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर जो आपके विकसित विकसित संदर्भ में समझो कि जो राष्ट्र जहां जो राज्य जहां ग्रोथ बहुत बेहतर है और बेहतर वहां पर प्रोविजंस भी किए गए हैं, लेकिन अगर राजस्व में हिस्सेदारी की बात आती है तो जो पिछड़े हैं यानी कि जहां की जो राजनीतिक सरकारें हैं वो कार्य बेहतर नहीं कर रही हैं तो वो ज्यादा राजस्व पाती हैं। बशर्ते ये राज्य जैसे साउथ के आप ले लो, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब राज्य अपनी यहाँ पर नीतियों का क्रियान्वयन यदि बेहतर ढंग से करते हैं फिर भी ये क्या करते हैं, ये क्या पाते हैं, राजस्व उतना बड़ी मात्रा में नहीं पा पाते हैं। तो ये सवाल लगातार उठाए जाते हैं कि हम नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन करें फिर भी हमें क्या होता है, हमें राजस्व की प्राप्ति तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ऐसी कुछ चिंताएं हैं जो जाहिर की गई राज्यों के द्वारा, और ये चिंताएं आपकी राजकोषीय जो संघवाद है इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। तो इसी संदर्भ में क्या है, एक मांग देखो ये उठती है, जो प्रश्न की मांग है कि क्या किया जाए, इस वित्त आयोग को स्थायी दर्जा दे दिया जाए। स्थायी दर्जे का मतलब समझते हो? स्थायी दर्जे का मतलब है जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई एक कमीशन आप उठाइए, जैसे यूपीएससी है आपका, यूपीएससी को एक स्थायी दर्जा, यानी कि क्या, एक बात बताओ, क्या यूपीएससी जो है आपका हर 5 साल पे इसका गठन किया जाता है? बोले नहीं किया जाता है। फिर वित्त आयोग का, बोले वित्त आयोग का हर 5 साल पे गठन किया जाता है। बोले फिर इसको स्थायी दर्जे की बात की गई है, कहने स्थायी दर्जा देने की बात की गई है। इसी संदर्भ में आरबीआई गवर्नर के द्वारा भी यह बात लगातार उठाई जाती रही है ना, जब ये चर्चा में आया था। तो बोले फिर भाई इसको क्या दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यहाँ पर आप ना फ्री छोड़ दिया गया है आपको, आप चाहो तो इसके पक्ष में अपने मत दे दो, चाहो तो आप इसके विपक्ष में मत दे दो, दोनों तरीके से आप फ्री हो एकदम, लेकिन जो आप इसके लिए फैक्ट दोगे, जो आप इसके लिए अपने पक्ष रखोगे वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो यहाँ कैंडिडेट ने क्या किया है, यहाँ कैंडिडेट ने इसको सपोर्ट करते हुए इसके पक्ष में देखो अपने तर्क रखे हुए हैं। ठीक है, देखो पहला बताया है कि बेहतर नियोजन हो सकेगा, प्लानिंग बेहतर हो सकेगी, राजकोषीय समेकन, देखो कितना अच्छा शब्द है, इसको आप क्या किया करो, अंडरलाइन किया करो और लिख लिया करो। फिजिकल कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको, राजकोषीय जो समेकन है इसका बेहतर ढंग से इसको प्लान किया जा सकेगा, इसका नियोजन बेहतर हो सकेगा। इसके माध्यम से आपकी जो संघवाद का ढांचा है इसे भी मजबूती मिलेगी। दूसरा बताया कि जो नीतियां हैं इनमें निरंतरता दिखाई देगी, निरंतरता के चलते इनका क्रियान्वयन भी और बेहतर ढंग से हो सकेगा। फिर वित्त आयोग को लेकर के जो मुद्दे उठते हैं और वो मुद्दे भी समाप्त होंगे। जो पक्षपातपूर्ण रवैये का एक आरोप लगाया जाता है, जब भैया इसको आप स्थायी दर्जा दे दोगे तो क्या पक्षपात तरीके से क्या इसका रवैया रहेगा? भाई केंद्र सरकार की भूमिका कम हो जाएगी, जब भूमिका कम होगी तो इसका यह रवैया भी थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चौथा है जो राजकोषीय विवेक की अवधारणा स्थापित होगी। स्वाभाविक सी बात है, दक्षता बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा, ज्ञान और विवेक को बढ़ावा मिलेगा, यहां से क्या होगा, राजकोषीय विवेक बढ़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स देखो आपको बताने हैं, और ये पॉइंट देते हुए आपको ये बता देना है कि यह देखो स्थायी दर्जा देने के पीछे जो हमें आधार हैं ये काफी मजबूत नजर आते हैं। इस संदर्भ में अगर वित्त आयोग को उठा करके स्थायी दर्जा दे दिया जाएगा तो उपरयुक्त जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं इनको हम समाधान कर सकेंगे। ये हो गया पक्ष में देने वाले तर्क। विपक्ष में आप देना चाहोगे तो भाई वहां बता सकते हो कैसे हमारे संघीय ढांचे के सामने एक चैलेंज निकल कर आ जाएगा, है ना। जो केंद्र को हमने स्ट्रांग रखा है, राज्य को हमने थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से केंद्र की तुलना में कमजोर रखा हुआ है, तो हो सकता है इसको चुनौती भी मिल सकती है। इस संदर्भ में आपको 4 से 5 तर्क देने हैं और फिर आपको क्या करना है, इसका विरोध भी आप चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है? तो प्रश्न की डिमांड समझे और प्रश्न को लिखने के क्या क्या नजरिए हो सकते हैं इसको भी समझ लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, निवारक निरोध से आप क्या समझते हैं या क्या इससे अभिप्राय है, और निवारक निरोध के दुरुपयोग को रोकने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन से आप क्या समझते हैं, यहां आपको समझा देना है एग्जामिनर को। सबसे पहले सीधा सीधा पूछा गया है कि इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको पता होना चाहिए है क्या। भाई डिटेंशन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये समझो, कठिन शब्द अगर आपको निवारक निरोध जैसे नहीं समझ में आ रहा है, तोड़ लिया करो आसान भाषा में और उसको समझ लिया करो, बहुत आसानी से देखो आप लिख लोगे। होता क्या है,
जो डिटेंशन का मतलब होता है नजरबंद करना। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर जब अनुच्छेद 370 को हटाने की बात की गई थी, वहां पर आपने देखा होगा जो कश्मीर के बड़े बड़े नेता हैं, है ना, जहां से ये डर था सरकार को कि ये क्या कर सकते हैं, हिंसात्मक गतिविधियों को भड़का सकते हैं, है ना, अव्यवस्था फैल सकती है कश्मीर के क्षेत्र में, तो उन्हें क्या कर लिया गया था, डिटेंशन में डाल दिया गया था, यानी कि उनको नजरबंद कर दिया गया था। यही है आपका निवारक निरोध। इसका मतलब ये होता है कि सरकार क्या करती है, संदेह के आधार पे, यदि देखो हमें संदेह है तुम किसी तरीके का क्राइम जो है आगे बढ़ावा दे सकते हो, तुम्हारी वजह से क्राइम को बढ़ावा मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी गिरफ्तारी पहले से ही कर लेंगे। तो किसी व्यक्ति को कोई संभावित खतरे से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है, यही आपका कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर बात है। अब यहां प्रश्न है कि इससे क्या अभिप्राय है, ये आप समझा दोगे। दूसरी प्रमुख मांग है कि इस संदर्भ में इसको रोकने के लिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, अब बोले इस संदर्भ में क्या हो सकता है, आप क्या चाहोगे, आप अपने मनमाने ढंग से किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हो, तो इसके लिए भाई रोकने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अब संवैधानिक प्रावधान जब आप बताओगे तो देखो, एक तो पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन किन आधारों पर हो सकता है, तो यहाँ अनुच्छेद 22 को देखो, यहाँ अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, गिरफ्तारी से संबंधित, और फिर इस गिरफ्तारी का दुरुपयोग ना हो इससे संबंधित भी संविधान में देखो प्रावधान है। बोले इतना ही नहीं है, इसके बाद आपको यह भी बता देना है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने समय दर समय इस संदर्भ में अपने निर्णयों में कुछ बताया है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो यही प्रश्न की प्रमुख मांग है, और इस प्रश्न की मांग पर देखो कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से हिट किया है। आप भी देखो इसी फ्लो के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकोगे। पहले 22 के अंतर्गत देखो 3 में यह बताया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी वो किन किन आधारों पर हो सकती है। आर्टिकल यहां पर 22(1) और 22(2) के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जैसे अन्य चीजों में जो गिरफ्तारी होगी, नॉर्मल जो गिरफ्तारी होती है, वहां पर जो संरक्षण का अधिकार है प्राप्त होता है, लेकिन यहां संरक्षण का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगी। यानी कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर जो गिरफ्तारी की जा रही है वो लॉजिकल है, तर्क सम्मत है, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने हेतु की जा रही है, तो वहां पर आपको ये संरक्षण का अधिकार भी नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, या आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, यह भी आपको आधार नहीं दिया जाएगा कि आप चले जाओ कोर्ट में बोलो कि भाई इस आधार पर आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तो इस मामले में आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में यहां हमारे संविधान ने ये दो आपके छूट नहीं दे रखी है। क्लियर, ये समझ में आया। अब बात करते हैं, दूसरी बात है कि दुरुपयोग अगर हो गया, भाई इतना अगर छूट नहीं दे रखा है तो इसमें सीधा सीधा देखो दिखाई देता है कि दुरुपयोग भी हो सकता है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए ही पहले तो 4 आधार देखो यहां पर दे दिए गए कि इन 4 आधारों पर आपको जाना है, तभी आप गिरफ्तारी करोगे किसी व्यक्ति की उठा करके। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कौन सी है, पहली राज्य की सुरक्षा, यदि राज्य का मतलब राष्ट्र है, यहां पर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जैसे अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है तो आप गिरफ्तारी कर सकते हो। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति और रखरखाव के लिए, और विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो ये 4 आधार आपके बताए गए हैं। इन 4 आधारों के आधार पर अगर आपको लगता है कि भाई इस व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है ना, तो आप गिरफ्तार कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बताया है कि यह गिरफ्तारी हो जाती है, होने के बाद आप उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हो। बोले 3 महीने से ज्यादा अगर आप रखोगे तो देखो सारे के सारे प्रोविजन क्यों किए गए, ताकि कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। पता चल रहा है कि उसकी गिरफ्तारी करके सालों साल उसको जेल के अंदर डाल रखा है, या उसको नजरबंद कर रखा है। बोले 3 महीने से ज्यादा अगर आपको रखना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओगे, और एडवाइजरी बोर्ड आपको बताएगा, अगर आपको परमिशन दे देता है भाई बढ़ाने की गिरफ्तारी तो आप बढ़ाओगे। क्लियर, ये देखो पूरा मामला है। इसके बाद आपको सर्वोच्च न्यायालय के देखो डिसीजन बता देने हैं। इस संदर्भ में देखो सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगाई। रोक लगाने के संदर्भ में यह बताया कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया से होने वाली जो कार्रवाई है उसमें निवारक निरोध का प्रयोग करके इसे गैर कानूनी कैसे, इसका मतलब देखो, इस पॉइंट का मतलब समझ लो कि जो कार्रवाई आपकी, जो गिरफ्तारी आपकी सामान्य कानून से हो सकती थी, वो गिरफ्तारी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से मत कीजिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसे गैर कानूनी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो इस पर डिसीजन दिया है। फिर बताया है आगे कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला होता है। ठीक है, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, सेंसिटिव मामला होता है, तो इसलिए अति आवश्यक हो तभी इस तरीके की गिरफ्तारी को करना चाहिए। फिर 2 मामले आपको बता देने हैं। अहमद नूर मोहम्मद भट्टी का मामला है, दूसरा मरियप्पम का मामला है। ठीक है, मरियप्पम केस आपका। तो अहमद नूर भट्टी में क्या कहा गया था, इस मामले में कहा गया कि पुलिस अधिकारी के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया, इस प्रावधान को मनमाने और अनुचित ढंग से प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा जो मरियप्पम का मामला हुआ, इसमें बोला गया कि
इसका देखो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यहां समझना ध्यान से, यह प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है आपका, किसी को दंडित करने के लिए नहीं होता है। ये किस लिए होता है, ये देखो भविष्य में कोई अपराध ना घटित हो, इस संदर्भ में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मरियप्पम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भाई आप अगर इस कानून को लगाओगे या प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप उसको व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हो। दंडित करने का उद्देश्य नहीं होता है, ये होता क्या है कि कोई भविष्य में अपराध ना हो, उसे रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की जाती है। क्लियर है? तो आप बताना है भाई निवारक निरोध जो कानून है इसको अगर मानवाधिकार, किसे, मानवाधिकारों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए तर्क संगत ढंग से अगर प्रयोग किया जाए तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। इस तरीके का कंक्लूड करना है आपको। चूंकि संविधान में हमारे इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किया गया है तो हम इसके बिल्कुल विरोध में जाकर के इसको केवल क्या करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। जहां पर आलोचना जरूरी है वहां पर आलोचना करेंगे। इसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड में बताएंगे कि मानवाधिकार जो होते हैं उन मानवाधिकारों को भी ध्यान में रखते हुए हम निवारण निरोध को अगर तर्क संगत ढंग से राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में लागू करें तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त किया जा सकेगा। यह भाषा रखते हुए आप अपना कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दबाव समूह राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? देखो यहाँ प्रश्न क्या है, जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं तो ये प्रेशर ग्रुप्स आपके पॉलिटिक्स को, राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इनकी भूमिकाओं पर चर्चा करनी है। तो पहले आपको बता देना है कि भाई दबाव समूह का क्या काम होता है। क्वेश्चन को समझाने का फ्लो देखो क्या होना चाहिए, फ्रेम बनना चाहिए तुरंत। आप बताओ तुरंत कि दबाव समूह क्या होता है, फिर दबाव समूह के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन ब्रीफ आपको ये समझा देना है। अब दबाव समूह के जब ये प्रकार, ये तरीके होते हैं, इन तरीकों के माध्यम से ये प्रेशर ग्रुप्स कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स पर प्रेशर बनाते हैं। क्लियर बात है? अब पॉलिटिक्स पर जब प्रेशर बनाएंगे तो इनका रोल आपको समझा देना है। अब रोल क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी नजर आएगा, इनका रोल निगेटिव भी नजर आएगा। क्लियर? तो यही देखो फ्रेम होगा, इसी फ्रेम पर हम अपने उत्तर के फ्लो को दिखाएंगे। और ये देखो लिखा जो गया है ना उत्तर, वो इसी फ्लो पर ही लिखा गया है। पहले दबाव समूह बता दिया है कि दबाव समूह में लोगों का ये एक ग्रुप होता है, और लोगों का ग्रुप होता है बेसिकली अपने अधिकारों और संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजनीतिक जो दल हैं इन पर दबाव बनाता है, ताकि जो नीतियां बनाई गई हैं उस ग्रुप विशेष के लिए, उस समूह विशेष के लिए उनका क्रियान्वयन सफल ढंग से हो सके। ठीक, ये देखो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है इसका, कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये देखो अलग अलग समूह होते हैं, सामूहिक रूप से क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मजदूरों का कोई ग्रुप है, मजदूरों का संगठन है, तो यहाँ जो मजदूरों का प्रेशर है, जो मजदूरों की मांग होती है, इन मांगों को सामूहिक रूप से रखा जाएगा इन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा, और ताकि जो मजदूर यूनियन की मांगे होंगी उन मांगों को पूरा कराया जा सके। वैसे ही छात्रों का संगठन होता है, इसमें आपको एबीवीपी, एनएसयूआई दो प्रमुख जो संगठन है नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा देखो भारत के संदर्भ में ऑर्गेनाइज्ड नहीं नजर आएंगे, यहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं बहुत अधिक ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। वहीं किसानों के देखो संगठन है, और किसानों के संगठन में देखो जो इनका प्रेशर ग्रुप्स होता है, अभी आपने देखा होगा किसान जो कानून आए थे इस संदर्भ में इनकी भूमिका भी नजर आई थी। फिर व्यवसायिक संगठन में फिक्की आपने खूब सुना होगा, तो फिक्की आपका देखो कार्य करता है। धार्मिक संगठन में आप आरएसएस को देखो ले सकते हैं। ये प्रमुख देखो दबाव समूह है जो बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं। इनको आपने क्या किया, देखो रेफरेंस के तौर पर शुरुआत की, और शुरुआत के तौर पर बता दिया कि कुछ ढेर सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं आप इनसे परिचित होंगे, और ये कार्य करते रहते हैं, राजनीतिक दबाव बनाते रहते हैं। अब बोले राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये क्या तरीके अपनाते हैं? दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तो देखो वैधानिक तरीका होता है, और वैधानिक तरीके से अगर प्रेशर बनाया जाए तो राजनीतिक जो दबाव बनता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरा जो होता है गैर वैधानिक तरीका भी लोग अपनाने लगते हैं। हालांकि गैर वैधानिक तरीका तभी अपनाते हैं जब वैधानिक ढंग से सरकार क्या करती है, कोई भी रिएक्शन देती नहीं है, तब ये वैधानिक से गैर वैधानिक की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो वैधानिक से ज्यादा गैर वैधानिक तरीकों को लागू करते हैं अपनी नीतियों में। तो वैधानिक जो तर्कसंगत तरीका होता है, यहां पर देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ तरीका होता है सभाएं करेंगे, प्रतिवेदन करते हैं, प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं, फिर विधायक और अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखते हैं, जन जागरूकता के माध्यम से। यहाँ उदाहरण आप बता दो, हस्ताक्षर अभियान हुआ, ट्विटर कैंपेन अभियान करते हैं। जैसे अभी हाल ही में ट्विटर कैंपेन हुआ किसको लेकर के, जब आरओ पेपर लीक मामला हुआ, हालांकि उसके बाद कई लीक मामले हो गए, ठीक है, तो इसको लेकर के देखो ये वैधानिक तरीके भी अपनाए जाते हैं, और यहाँ पर आपको प्रेशर ग्रुप्स तर्कसंगत तरीके से अपनी मांगे उठाते हुए नजर आएंगे। दूसरा है गैर वैधानिक तरीका। गैर वैधानिक तरीकों में हड़तालें करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। जैसे किसान जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर क्या किया गया, देखो सड़कों पर बैठ गए, हाईवे पर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया। यहाँ हिंसात्मक गतिविधियां भी आपको दिखाई देंगी, जैसे बहुत सारे संगठन हैं, असम आंदोलन में आपको दिखाई देता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो इन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा गैर वैधानिक ढंग से किए जाते हैं, जो तर्कसंगत भी नहीं है बिल्कुल। और ऊपर वाले जो तरीके आपको बताए गए पहले, वो तर्कसंगत तरीके हैं। तो ये इनका रोल होता है। अब रोल
रोल नहीं अभी बताया है, अभी ये बताया गया है कि भाई जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से कार्य करते हैं राजनीतिक दबाव बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि इनकी भूमिका, अब इनकी भूमिका दो तरीके से नजर आएगी। एक तो देखो जब यहाँ पर हमें रिजल्ट परिणाम मिलेगा तो पॉजिटिव भूमिका नजर आएगी, और एक तरफ हमें निगेटिव, कुछ यहाँ पर आपको लूप होल्स भी नजर आएंगे इन प्रेशर ग्रुप्स पे, तो वो इनके निगेटिव रोल को दर्शाता है। तो पहले आपको बताना है पॉजिटिव रोल क्या है। पॉजिटिव रोल सीधा सीधा नजर आ रहा है, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं। देखो राजनीतिक दबाव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं जिनके माध्यम से हम राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे तरीके हैं, प्रेशर ग्रुप से ऐसे तरीके होते हैं जहां जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें रहती है और जनता सामूहिक रूप से अपने हितों को रख सकती है और रखकर सरकार पर दबाव बना सकती है। तो बोले जनता और सरकार के बीच में सेतु का कार्य करते हैं और जो सरकारी नीतियां होती हैं इनका समुचित ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है। फिर आगे बताना है कि सरकार की जो मनमानी नीतियां रहती हैं इन पर एक सकारात्मक नियंत्रण भी लगता है। बोले इस तरीके का अगर प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा हमारे पास तो मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए सरकार जैसी चाहेगी वैसी नीति का संचालन कर देगी, वैसी नीति का निर्माण करेगी और वही लागू होगी। अब आप अगर विरोध नहीं करोगे तो सरकार को भाई ये कैसे पता चलेगा कि यह जो नीतियों में लूपहोल्स हैं इन लूपहोल्स पर हमें काम करने की जरूरत है। बोले तो इसीलिए सकारात्मक नियंत्रण की बात भी आप यहां पर लिख सकते हैं। फिर सरकार पर देखो एक सकारात्मक दबाव बनता है, कैसे? जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनके लिए सरकार क्या करेगी, आगे कदम उठाएगी। उदाहरण के तौर पर किसानों के लिए देखो एमएसपी का जो मुद्दा हुआ, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली नीतियां बनाएगी। क्लियर? जैसे महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाएगी, है ना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कानून आया, है ना। जब यहाँ प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, अब महिला संगठन है कोई, महिला संगठन के द्वारा दबाव बनाया गया लगातार सरकार के ऊपर, तो सरकार ने देखो एक कानून बना दिया। ठीक है, छात्रों के लिए देखो, छात्रों के लिए लगातार देखो पेपर लीक हो रहे हैं, यहां जब दबाव बना तो सरकार यहां कार्रवाई करती है। कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? जो लीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या एसटीएफ की, देखो एसटीएफ बना देती है तुरंत उठा करके। तो ये सब क्या है, कार्रवाइयां सरकार के द्वारा तभी की जाती हैं जब प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। ये हमें सकारात्मक रोल नजर आया। और फिर नीति निर्माण और नीति में परिवर्तन के लिए देखो दबाव भी बनाया जाता है। अब यहाँ नकारात्मक जो बातें हैं, नकारात्मक बातें ये हैं कि हमें जो प्रेशर ग्रुप्स के सामने कुछ चुनौतियां नजर आती हैं, कुछ जो दिक्कतें नजर आती हैं, वो इसके निगेटिव रोल को दर्शा देती हैं। कैसे? सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर देखो राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई देता है। अब राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते विदेशी फंडिंग होती है। अब विदेशी फंडिंग से प्रेरित होते हुए आपको एक मामला नजर आएगा, कौन सा मामला है ये? शाहबानो का मामला था शायद। हाँ, यहाँ पर यूसीसी पर देखो आपकी विदेशी फंडिंग नजर आई, और विदेशी फंडिंग ऐसे ही नहीं आई, यहाँ आईबी की रिपोर्ट भी आती है और वहां बताया जाता है कि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है और जानबूझकर देखो यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है ताकि ये प्रेशर ग्रुप से क्या होते हैं, न्यूट्रल ना रह सके, न्यूट्रल ना रहते हुए किसी एक राजनीतिक विचारधारा के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? और दूसरा है भाई विकासात्मक योजनाओं में बाधा भी बनते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर किसी विशेष राजनीतिक मंशा से संचालित होते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स, तो कोई विकासात्मक गतिविधि, अगर कोई मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहीं पर मान लीजिए सरकार के द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, अब बोले वहां पर जो है अगर किसी दूसरी गैर राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई प्रेशर ग्रुप वहां पर काम कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग हो जाती है, तो उस विकास कार्य में बाधा भी बनते हैं। और बाधा बनने के संदर्भ में कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है इसका देखो विरोध भी देखने को मिलता है। फिर कहीं कहीं पर देखो हिंसात्मक गतिविधियां हो जाती हैं, इससे लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये कुछ देखो समस्याएं हैं, मोटी मोटी समस्याएं नजर आई कि ये पूर्वाग्रह से किसी ग्रसित नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक विचारधारा से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, विदेशी फंडिंग नहीं होनी चाहिए, निजी स्वार्थ से संचालित नहीं होने चाहिए। बेसिकली इनका गठन हुआ है किसी एक सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए, तो उसी आधार पर इनकी मांगे होनी चाहिए, तभी सरकार इन मांगों की पूर्ति करेगी। ये जो नकारात्मकता दिखती है आपको रोल में, इसको खत्म करने की जरूरत है। बाकी प्रेशर ग्रुप जो है लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन्हें और मजबूत करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखो आपको कंक्लूड करना है और आगे बढ़ना है, ये आंसर यहां पर कंप्लीट करना है। फिर देखो अगला देखते हैं, गवर्नर इज मेयरली एन एजेंट ऑफ सेंट्रल रेदर देन बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, क्रिटिकली एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट। यहां बात कर रहा है कि जो राज्यपाल है यह केंद्र का एक एजेंट नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह होता है कि पहले हम बता देंगे कि भाई जो एजेंट ऑफ सेंटर बोल रहा है, यानी कि केंद्र का एजेंट कह रहा है, उसने कुछ तर्क दिया होगा, ऐसे ही तो बोला नहीं होगा। दूसरा देखो बता दो फिर आगे आप कि जो हेड ऑफ स्टेट कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, उसने भी कुछ लॉजिक दिए होंगे, है ना, उसके लिए भी प्रोविजंस है हमारे पास, तो वो बताना है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है, फिर आपको सोल्यूशन देना है कि अगर यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है भाई, तो ये स्टेटमेंट देने के लिए समाधान क्या है हमारे पास।
यहीं पर स्टेटमेंट को छोड़ नहीं देना है, यहाँ आपको सोल्यूशन भी देना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो जिस उद्देश्य के साथ की जाती है उस उद्देश्य को पूरा तभी किया जा सकेगा जो सोल्यूशंस हमने समय समय पर प्रमुख आयोग बनाए हैं, समय समय पर प्रमुख रिपोर्ट आई हैं, या हमें जो कमियां दिख रही हैं, लूप होल दिख रहे हैं राज्यपाल के पद में, उन्हें समाधान करना है। ठीक है, तो शुरू जब करेंगे तो पहले आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए आपने आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 153 से 165 आपका जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर राज्यपाल का उल्लेख करता है, राज्यपाल संबंधी प्रावधान है जितने भी हैं आपको इन आर्टिकल्स के भीतर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताना है सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ गवर्नर। अब देखो गवर्नर का रोल यहाँ मतलब ये है कि कैसे ये राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है। तो सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ गवर्नर बताओगे। पहला है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है ना, नाम मात्र का जो राज्य का प्रमुख होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, बोले वास्तविक प्रमुख होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। अब लेजिस्लेटिव रूल, अब लेजिस्लेटिव रूल नहीं, रोल की बात है यहाँ पर। तो रोल यहाँ पर यह समझाना है कि देखो जो भी आपके बिल वगैरह आते हैं, जो विधेयक आते हैं, वो विधेयक सारे के सारे अंततः किसके पास जाते हैं। जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वैसे राज्य के स्तर पर किसके पास आते हैं, बोले राज्यपाल के पास आते हैं। फिर आपको बताना है कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करता है। अब देखो अपॉइंटमेंट्स आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज की, इन सभी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, बोले गवर्नर के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां आपको सिग्निफिकेंस दिखाना है, राज्यपाल का पद जो है केवल केंद्र का एजेंट ही नहीं है, उसकी भूमिका को यहां पहले समझा देना है। अब भूमिका को समझाते हुए फिर बताना है कि ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में लिंक का काम करता है। ठीक है, दोनों को जोड़ता है, जो संघात्मक ढांचा है ना, इस संघात्मक ढांचे की कड़ी को मजबूत करता है। और मजबूत करने के संदर्भ में ही राज्यपाल पद की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, भारत का जो संघीय ढांचा है। और इमरजेंसी सिचुएशन में देखो, इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, इससे निपटने के लिए आर्टिकल 356 के प्रयोग का प्रावधान किया गया। इसके दुरुपयोग पर अभी बात नहीं करनी है, अभी हम सिग्निफिकेंस पर बात कर रहे हैं। हालांकि इसका दुरुपयोग भी कई बार किया गया राज्यपाल के द्वारा, लेकिन सिग्निफिकेंस में बात कर रहे हैं। तो ये देखो जो आया था इमरजेंसी प्रोविजन में, अब राज्य की जो विधायिका है वो अगर सही सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाएगी तो यहाँ 356 का प्रयोग करने के लिए ही राज्यपाल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ये देखो सारे के सारे प्रोविजन हैं जो सिग्निफिकेंस को बताते हैं, जो दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड बनाया गया है राज्यपाल को, और उसको जो भूमिका दी गई है, उन भूमिकाओं का निर्वहन इन प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन फिर भी देखो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म बहुत अधिक होता है राज्यपाल के पद का। क्यों होता है, उन आधारों को बता देना है और फिर इस पर सोल्यूशन दे देना है, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। बोले पहला क्रिटिसिज्म होता है इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के। बोले अपॉइंटमेंट जो होता है सीधा प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अब जब केंद्र सरकार यार एक बात बताओ अपॉइंट करेगी, तो वो सीधी सी बात है जो उसकी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप होगा उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगी। तो उसके कार्य भी कैसे होंगे, उसके कार्य भी सारे के सारे क्या होंगे, केंद्र सरकार को समर्थन करने वाले रहते हैं। तो इसीलिए पहला देखो जो प्रश्न उठाया जाता है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर उठाया जाता है। दूसरा है टेन्योर को लेकर के, उसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो राज्यपाल का एक तो टेन्योर फिक्स नहीं है। जो हम समाधान देंगे इन्हीं सारे बिंदुओं पर देखो समाधान भी खोजना है। अगर आपको चैलेंजेस पता है, आपको पता है क्रिटिसाइज किन किन बिंदुओं पर किया जाता है राज्यपाल के पद को, तो आपको सोल्यूशन देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कोई आप आयोग उठा करके बैठा लो, उस आयोग के अध्यक्ष अगर आप भी बना दिए जाओगे तो आप भी अगर सोल्यूशन दोगे तो इन्हीं बिंदुओं पर सोल्यूशन दोगे, कहीं और बाहर से नहीं लाओगे ढूंढ करके। देखोगे ना यार तुम्हारे भीतर, अब तुम्हें अगर बुखार आ रहा है तो सरकार तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डॉक्टर आपको पैरासीटामोल ही देगा, है ना, उठा करके कोई सेरिडॉन तो दे नहीं देगा। तो उसी आधार पर यहां आपको देखना है कि जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल के पद को लेकर के कहां कहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है, उसी क्रिटिसिज्म पर ही आपको सोल्यूशन भी देने हैं। फिर तीसरा आता है देखो रिजर्वेशन बिल को लेकर के। जो रिजर्वेशन यहां आर्टिकल 201 की बात की जाती है। देखो आर्टिकल 201 के तहत क्या होता है, वह राज्यपाल क्या कर सकता है, इस बिल को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए कोई बिल संरक्षित अगर रखेगा तो कहने का मतलब है केंद्र सरकार के लिए संरक्षित रख लिया गया। और इस पर विवाद भी देखने को मिलता है ना। राज्य सरकार का कोई भी विधि बिल होता है वो डिबेटेबल है, तो यहाँ पर बिल्कुल जायज है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि वो डिबेटेबल ना होते हुए भी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है राज्यपाल और उसे संरक्षित रख लेता है अपने पास। फिर एडवाइस, देखो एडवाइस ऑन प्रेसिडेंस रूल। अब प्रेसिडेंशियल रूल की बात की गई थी, 356 के प्रयोग क्यों किया गया था, ताकि अगर आप कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है और वहां संचालित नहीं हो सकती सही ढंग से, सुचारू ढंग से, तो वहां पर जो विधायिका है, विधायिका भंग ना हो, वहां राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया। ठीक है, तो अब बोले लेकिन यहाँ प्रयोग कैसे किया गया, प्रयोग 356 का बार बार किया गया। विवेकाधीन जो शक्तियां हैं ये राज्यपाल को दी गई, लेकिन विवेकाधीन में विवेक का प्रयोग किया ही नहीं राज्यपाल ने बिल्कुल।
कैसे कार्य किया? केंद्र के एजेंट के रूप में। और यही सारी चीजें दिखाती हैं कि राज्यपाल क्या कर रहा है, आपका केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जो हंग लेजिस्लेचर होता है, यानी कि जब किसी सरकार की किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो हंग लेजिस्लेचर की स्थिति आती है। यहाँ जो राज्यपाल है अपनी विवेकाधीन शक्तियों का भी दुरुपयोग करता नजर आता है और यहाँ केंद्र के एजेंट के रूप में देखो नजर आएगा। तो समझ में आया कि कहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में सरकार ने, देखो संविधान ने हमारे निर्धारित किया था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हो, लेकिन ये कार्य कैसे कर रहा है? सेंटर के एजेंट के रूप में। बोले क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारे प्रोविजंस जो बना रखे गए हैं ना, इस संदर्भ में कर रहा है। बोले इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए हमने समय समय पर सरकारी आयोग का गठन किया, पुंछी आयोग का गठन किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए, उन सभी रिकमेंडेशंस को, उन सभी डिसीजंस को आपको बता देना है। यही आपका देखो सोल्यूशन आपको नजर आ जाएगा। पहले आपने बताया, देखो अपॉइंटमेंट पर समस्या थी, बोले इस अपॉइंटमेंट को क्या करना चाहिए? कंसल्टेशन विद क्या होना चाहिए? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो राज्य के मंत्रिपरिषद है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह ले लो भाई, है ना। सलाह लेने के बाद क्या करो? आप उस राज्य के लिए गवर्नर को अपॉइंट करो। पहला देखो ये हो सकता है सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन था टेन्योर को लेकर के। बोले टेन्योर जो है इसको फिक्स कर दो। बोले इसका टेन्योर 5 साल फिक्स कर दो। ये नहीं कि जब मन आया उठा करके सरकार बदली तो राज्यपाल बदल दिया आपने, है ना। राज्यपाल का टेन्योर जो है एकदम फिक्स होना चाहिए, ताकि उसको भी भय नहीं रहेगा कि कभी भी उठा करके उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है इधर से उधर किसी दूसरे राज्य में। जब फिक्स रहेगा तो वो भी न्यूट्रल रह करके काम कर सकेगा। सरकारी आयोग ने देखो रिकमेंडेशन भी दी। नाबिन जो राबिया केस हुआ, इस राबिया केस में बोला गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है, इस विवेकाधीन शक्ति को भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यानी कि आपने जिन आधारों पर ये बताया ना यहाँ पर कि 356 को लागू करने की आवश्यकता है इस राज्य में, एक तो देखो प्रोविजन किया गया था कि आपको क्या करना है? लिखित में देना पड़ेगा, एक तो यह प्रावधान किया गया था। उसके अलावा यदि राज्यपाल के द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया भी जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने देखो तय किया। फिर बात आई जो रिजर्वेशन ऑफ बिल है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही प्रयोग करना चाहिए। जो बहुत अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर सिचुएशन आ जाती है राज्यपाल के सामने तो रिजर्व करके रख सकता है उस बिल को। ठीक है, ये कुछ देखो आपको सोल्यूशन बता देने हैं। और फिर बताना है भाई, गवर्नर जो है इज नॉट ए पब्लिक ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विच इज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। तो कंक्लूड जो करना है यही बताना है कि ये जो है केंद्र का एजेंट नहीं है बल्कि राज्य का प्रमुख है। और इसके राज्य का प्रमुख और इसके पद को अधिक से अधिक संवैधानिक बनाए रखने के संदर्भ में हमें जो सॉल्यूशंस यहाँ पर बताए गए हैं, चाहे किसी आयोग के द्वारा चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, समय समय पर उसे लागू करने की जरूरत है। क्लियर? तो ये देखो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस आधार पर ही आपको क्या करना है? अपना आंसर कंक्लूड करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट्स हिज रोल एज बोथ फॉर्मल हेड ऑफ कंट्री एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ किसका रोल बताना है? पिछला जो क्वेश्चन था वहां आपका गवर्नर का रोल बताना था, और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रेसिडेंट का रोल बताना है। तो राज्य के स्तर पर जो आपका गवर्नर का रोल नजर आएगा, वही राष्ट्र के स्तर पर आपका प्रेसिडेंट का रोल नजर आएगा। यहां आपको देखो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से सोचो और उसी आधार पर लिखना है। क्योंकि बात वही आई है कि ये फॉर्मल हेड ऑफ कंट्री के रूप में है या गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है, दोनों तरीके से देखो इसका रोल बता देना है। और मोटा मोटा देखो आओ समझ लेते हैं। पहले क्या है, हम प्रेसिडेंट का क्या कर सकते हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको बताना है, उसको बताने के साथ में इसके फंक्शंस और इसकी पावर को बताना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रेसिडेंट को दी गई है उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर बता दो। एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट भी आपको यहां दर्शाना है। या आर्टिकल 75 देखो यहां रेफरेंस दिया गया है कि अपॉइंटमेंट किया जाता है यहां प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम का या जो आपके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। हालांकि जो सलाह दी जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? बोले प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और भी कई अपॉइंटमेंट्स करता है, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आपका, कैग का अपॉइंटमेंट करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का, अटॉर्नी जनरल का। ये सारे अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो पहला आपने पावर बताया, एग्जीक्यूटिव पावर बताई। दूसरी आपने देखो लेजिस्लेटिव पावर बता दी कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत आप आर्टिकल 85 बताओ। उसके बाद और क्या बता सकते हो? आर्टिकल 108 बता सकते हो। आर्टिकल 108 आपको पता होना चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन है, ये बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? साधारण विधेयक पर जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ये राइट है आपके प्रेसिडेंट के पास। और आप जो प्रायर रिकमेंडेशन, देखो प्रायर रिकमेंडेशन का मतलब समझो, कोई भी मनी बिल या धन विधेयक आता है, धन विधेयक पर पहले जो आपकी पहले आप परमिशन किससे लेते हैं? पहले आपको परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट से। ठीक है, इसीलिए धन विधेयक पर जब पहले से परमिशन ली जाती है तो पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। क्लियर बात है? तो ये लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तीसरा देखो फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के संदर्भ में आर्टिकल 110,
आर्टिकल 110 क्या है, ये भी देखो धन विधेयक है जिसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ भी देखो प्रेसिडेंट की आपको प्रायर जो रिकमेंडेशन है उसकी आवश्यकता होती है, और आर्टिकल 112 पर भी आपको क्या करना होता है, पहले प्रेसिडेंट के सामने इस विधेयक से संबंधित चर्चा करनी होती है। जुडिशियल पावर में आर्टिकल 72 का रेफरेंस देना है, और यह रेफरेंस देते हुए बताना है कि जो क्षमादान करने की शक्ति है वह किन किन बिंदुओं पर, किन किन आधारों पर क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मिलिट्री पावर में आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो आर्मी होती है, इंडियन आर्म फोर्सेस होती है, उनका हेड कौन होता है, बनाया गया है, बोले हेड उनका राष्ट्रपति ही बनाया गया है। इमरजेंसी पावर्स रहती हैं, इमरजेंसी पावर्स में प्रेसिडेंट का मेन रोल रहता है, चाहे 352 हो, 356 हो, जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी बोला जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो ये सारी पावर्स हैं, और ये सारी पावर्स देखो दर्शाती हैं कि प्रेसिडेंट का रोल भले ही नॉमिनल हेड के रूप में दिखाई देता है, जो प्रश्न कह रहा है ना, भले ही नॉमिनल हेड के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये सारी पावर्स आपकी यह दर्शाती हैं कि यह अपने आप में नॉमिनल हेड नहीं है, बल्कि क्या है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और यह जो आपका प्रेसिडेंट का पद है, देखो भारत का जो संघवाद है ना, संघीय ढांचा है, तो यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आया है, प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, सीधा भाग लेते हैं, तो वहां पर देखो आपका प्रधानमंत्री है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्हें मजबूत रखा गया है ना, इन्हें ताकत दी गई है। ताकत देने का रीजन यही था कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो इसी आधार पर बनाया गया। लेकिन प्रेसिडेंट का पद क्या है, चेक एंड बैलेंस को थोड़ा स्थापित करता है, भले ही थोड़ा वीक नजर आता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस को आपका स्थापित करता है उन कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कहीं पर हंग लेजिस्लेचर की स्थिति आ गई है ना, जहां पर बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं नजर आता है, तो वहां विवेकाधीन जैसे शक्तियों का प्रयोग कर सकता है प्रेसिडेंट, और वहां ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में नजर आता है। और भारत को देखो संप्रभु सरकार, संप्रभु राष्ट्र बोला जाता है। अब संप्रभु राष्ट्र में देखो प्रेसिडेंट का जो पद होता है, इस प्रेसिडेंट के पद को क्या रखा गया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित रखा गया है। जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, आप गजट ऑफ इंडिया पर देखते होंगे कि किस नाम से आते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से आते हैं। तो देखो इतनी भूमिका बनाकर रखी गई है कि हमारा प्रेसिडेंट जो है गार्जियन ऑफ क्या होना चाहिए, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो आपका जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए भी बेहतर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं इसके लिए भी बेहतर होता है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट का पद है उसे इतनी स्वतंत्रता या स्वायत्ता देकर रखी गई है। हालांकि पूर्ण स्वायत्ता स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संसदात्मक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, इसे अपनाया गया है, और इसमें आपका जो संसद में निर्वाचित सदस्य होते हैं इन्हें मजबूत किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ आया होगा, इसकी डिमांड आपको समझ में आई होगी आंसर की। इसके साथ ही देखो आज का संडे डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर, अच्छे से देखो आगे कंटिन्यू इसको रखेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर 6 की। पेपर 6 यूपी स्पेशल आपका पेपर 6 का बचा हुआ पार्ट क्या था, इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट रह गया था, और कुछ समसामयिकी के देखो बिंदु रह गए हैं। समसामयिकी पार्ट क्या करेंगे, पहले इन्वायरमेंट का पार्ट कल या परसों से देखो पक्का स्टार्ट हो जाएगा, कल या परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा। आपका जो इन्वायरमेंट का पोर्शन रह गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। यहाँ हम इन्वायरमेंट का पार्ट देखो होता कुछ अलग नहीं है, होता वही है, लेकिन यहाँ यूपी स्पेसिफिक सारा डेटा होना चाहिए, यूपी स्पेसिफिक चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो आपके उत्तर में जब दिखाई देंगी तभी यह आंसर आपका पेपर 6 का लगेगा। नहीं तो फिर पेपर 3 में और पेपर 6 के आंसर में आप डिफरेंस कैसे करोगे। पेपर 6 से पेपर 3 से पेपर 6 का आंसर अगर अलग रखना है तो वहां यूपी स्पेसिफिक डेटा आपके पास होना चाहिए, या यूपी स्पेसिफिक जो जानकारियां हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो वो हम कंप्लीट करेंगे इस वाले पार्ट में, 3 से 4 मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो लगेंगे, वहां हम इन्वायरमेंट पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो पेपर 6 में मोटा मोटा हम कंप्लीट कर चुके होंगे। देखो जो पार्ट है, इकोनॉमी कर चुके हैं हम, और क्या कर चुके हैं हम भाई, इकोनॉमी के साथ साथ जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। और नहीं देखा है तो जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखोगे आप, जियोग्राफी हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है, उसके पहले हम पेपर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पेपर 6 कंप्लीट होने के साथ इन्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। फिर जो समसामयिकी के कुछ बिंदु हैं, समसामयिकी के कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे, 4 से 5 लेंगे हम मुद्दे, जो आप लोगों से डिस्कस करने के बाद यहाँ पर उठाए जाएंगे, यहाँ पर वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, फिर पूरा का पूरा एक होलिस्टिक तरीके से हम पेपर 5-6 कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। ये आगे की प्लानिंग रहेगी। चलो फिर आज का डिस्कशन खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।